हेलो, दिस इज़ मयूर निखारे। द प्राणा ट्यूटोरियल्स के केमिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। एंड हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ रहे थे। आज हमारा 15वां लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। एंड अभी आने वाले 3 या 4 लेक्चर्स में ये पूरा का पूरा सेशन भी खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा सेशन इन द सेंस कि ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है और उसके बाद हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। फिर से ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ध्यान में रहा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और इसको आज हम डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। कल का लेक्चर जो होगा या नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो इस पर थोड़ा सा हार्डर क्वेश्चंस रहेंगे और जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको ही हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओके, दिस इज नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है, इफ़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज 0.3 मीटर पर सेकंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, कभी भी डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट नहीं करोगे। इट इज़ गोइंग टू बी डिग्री सेल्सियस, नहीं केल्विन में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस क्या कर दोगे, 273 कर दोगे, तो इट विल कम आउट विद दैट इज 300 केल्विन। तो यहाँ पे जो 27 डिग्री सेल्सियस के बारे में बात हो रही है, दैट इज एक्चुअली 300 डिग्री 300 केल्विन, ध्यान मारा है। देन द वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड विल टेक प्लेस एट, ध्यान मारा है। अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल 0.3 मीटर पर सेकंड है तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ N2 0.6 मीटर पर सेकंड कौन से टेम्परेचर पर होगी। क्यों टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन टेम्परेचर में दिए गए हैं, केल्विन में दिए गए हैं। तो कौन से टेम्परेचर पे होगा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमें ऑलरेडी क्या पता है, दैट इज RMS वेलोसिटी। ध्यान दो, तीनों में यहाँ पे वेलोसिटीज लिखने वाला हूँ। दैट इज RMS वेलोसिटी इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ दैट इज 3RT अपॉन m, ये हमें पता है। उसी के साथ दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT अपॉन m, ये भी हमें पता है। और उसी के साथ दैट इज एवरेज वेलोसिटी, या जिसको ही हम क्या कहते हैं, मीन वेलोसिटी की, दैट इज वी बार इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई, है ना। तो एज यू कैन सी द वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी हम वही कंसिडर करते हैं, दैट इज एवरेज वेलोसिटी वी बार इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। therefore v bar 1 मतलब इन सिनारियो 1 अपॉन v bar 2 इन सिनारियो 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एट सिनारियो 1 अपॉन टेम्परेचर अपॉन ऑफ टेम्परेचर एट सिनारियो 2। ठीक है, हमें पहले सिनारियो में वेलोसिटी पता है, दूसरे सिनारियो में वेलोसिटी पता है। पहले सिनारियो में टेम्परेचर पता है, विच इज गोइंग टू 300 केल्विन। दूसरे सिनारियो में टेम्परेचर कितना होगा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट कर देते। पहले सिनारियो में वेलोसिटी कितनी थी, 0.3 थी, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0.3 अपॉन दूसरे सिनारियो में कितना था वेलोसिटी, 0.6 था, दैट इज 0.6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पहले सिनारियो में कितना था, इट वाज 300 केल्विन अपॉन दूसरे सिनारियो में नहीं पता, तो T2 हमें कैलकुलेट करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 1 टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स। सबसे पहली बात तो दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1/4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 केल्विन अपॉन T2। रीअरेंज कराते हो देन मेरा विच इंप्लाइज दैट इज T2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 इंटू 300 केल्विन विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1200 केल्विन, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1200 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शंस की तरफ देखना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि हाँ 1200 केल्विन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपने जो कैलकुलेट किया है वो केल्विन में है, तो ऑप्शन में भी आपको केल्विन ही ढूंढना है। अगर केल्विन आपको रिलेटेबल केल्विन में आंसर नहीं मिल रहा है तो डू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस, उस हिसाब से आपका आंसर रहेगा। छोटी सी बात है जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दैट इज वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो, वो RMS वेलोसिटी हो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो, या मीन वेलोसिटी जिसको हम दैट इज एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये छोटी सी बात है जो आपको पता रहनी चाहिए, ध्यान में रहा है। अब यहाँ पे अगर सिंपली वेलोसिटी दिया होता तो भी हम ये कैलकुलेट कर पाते, है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मीन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, तो हमने वही फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला, दैट इज ये वाले फॉर्मूले को हम रिलेट करने की कोशिश की। ठीक है, उस हिसाब से सिनारियो 1 सिनारियो 2 को हमने डिफाइन किया। सिनारियो 1 में 0.3 मीटर पर सेकंड इतना वेलोसिटी था और टेम्परेचर 300 केल्विन था। सेकंड सिनारियो में 0.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, तो टेम्परेचर T2 कितना होगा हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 क्वेश्चंस है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हो, गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस नेचर बिकॉज
मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे इन्होंने रीज़न पूछा है कि वाई गैस आर नॉट बिहेविंग आइडियली, कोई भी गैस आइडियली क्यों नहीं बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पता होना चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जो पोस्टुलेट्स थे, जो अजम्पशंस थे, उस हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट बोली गई थी कि कोई भी गैस में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पता रहना चाहिए, आइडियल गैसेस के बारे में पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, कलरलेस से कुछ लेना देना नहीं है, अट्रैक्ट्स ईच अदर, इंटरेक्शन के बारे में बात करें। कंटेन कोवलेंट बॉन्ड नहीं, कोवलेंट बॉन्ड खुद में हो, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बात करनी है, ठीक है। शो ब्रोमनियन मोशन, ये 3 जो मैंने जो दैट इज ए, सी और टी, ये सही आंसर नहीं है यहाँ पे। दैट इज अट्रैक्ट ईच अदर, जो कहीं ना कहीं डेवी किसके बारे में बता रहा है, इंटरैक्शन के बारे में बता रहा है, उसको ही हमें क्या करना पड़ेगा, सही आंसर हमें डिसाइड, सही आंसर चूज करना पड़ेगा। दैट इज गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस नेचर बिकॉज मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान में रहे, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ऑफकोर्स जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना वॉल्यूम नहीं रहेगा, जितना प्रेशर इम्पार्ट करना चाहिए उतना प्रेशर में इम्पार्ट नहीं कर पाएगा, ओनली ड्यू टू द इंटरैक्शन। उसके बाद देख यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैसेस, है ना। व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, हमें पता है द रेशियो ऑफ पीवी अपॉन एनआरटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू जेड, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो ये दोनों से हम क्या इम्प्लाई होते हैं कि जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, है ना। what is compressibility factor, it is the ratio of PV upon nRT। ध्यान मारा है उसे, what is ideal gas equation, PV equals to nRT, उस हिसाब से Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। therefore the compressibility factor for the ideal gas is going to be equal to 1, therefore B is going to be your correct answer। बी क्या हो जाने वाला है, आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। फिर से सिंपल सी बात है जो आपको पता रहना चाहिए। इनफैक्ट हमने बहुत सारे ग्राफ्स देखे थे, उसमें हमने ये भी देखा होता कि किस तरह से अलग अलग गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर पहले नेगेटिव डेविएशन के साथ, जैसे फिर नेगेटिव डेविएशन में जाएगा, देन फिर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन में जाएगा, ठीक है। मगर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ आइडियल गैस विल रिमेन, मतलब कैसा होगा, वो कांस्टेंट रहेगी, इक्वल्स टू 1 रहेगी, हमारा है कांस्टेंट रहेगी, ऊपर से इक्वल्स टू 1 रहेगी, ठीक है। तो ये आपको एक छोटी सी बात है जो पता रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर। अब फिर से आइडियल बिहेवियर में क्या होना चाहिए कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। इंटरेक्शन होना ही होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर रहे। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर कब रह सकते हैं, जब, ध्यान दो, प्रेशर बहुत ही कम रहे। प्रेशर बहुत ही कम रहेगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा तो अल्टीमेटली पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, ये पहली चीज़ है ना। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा करने के लिए प्रेशर आपको कम करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़, वॉल्यूम ज़्यादा करना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर आप बढ़ा देते तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो इंटरेक्शन भी मिनिमम या ना के बराबर हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि लो क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और टेम्परेचर कैसा रहना है, हाई होना चाहिए। उस हिसाब से ऑप्शन देखो, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ना, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ना। ध्यान मारा है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में क्या होगा कि गैस कॉम्प्रेस हो जाएगी, ध्यान मारा है, गैस सिकुड़ जाएंगी, इट विल टेंड टू लिक्विफाई, इट विल टेंड टू सॉलिडिफाई। ध्यान मारा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। टेम्परेचर हाई है, प्रेशर लो है, तो गैस को एक्सपांड होने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा। गैस एक्सपांड होगी तो ऑफकोर्स हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल दूर दूर होगा, हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन भी मिनिमम या ना के बराबर हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज लेस दैन यूनिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, देयरफॉर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमें कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है पता रहना चाहिए। यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, हमें क्या पता है, दैट इज पी वी अपॉन एन आर टी इज गोइंग टू बी इक्वल टू जेड, है ना। फॉर आइडियल गैस, ध्यान दो, फॉर आइडियल गैस हमें क्या पता है, जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा, 22.4 होगा। सबसे पहले हमें चीज़ क्या पता है, दैट इज पी वी अपॉन एन आर टी इक्वल्स टू जेड, ये पहली चीज़ हमें पता रहना चाहिए। व्हाट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, द रेशियो ऑफ पी वी अपॉन एन आर टी इज नोन एज कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। फॉर आइडियल गैस जेड इक्वल्स टू 1, उसके पहले वाले प्रेशर हमने उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा हुआ था, और उसी के साथ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.4, है ना, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 22.4। अब मुझे बताओ, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज जेड कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा,
कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है। ऊपर ऊपर बात करते हैं, मोटा मोटी बात करते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन देख पाते हो। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कम होगा तो ऑफकोर्स वॉल्यूम भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ऑफकोर्स फॉर आइडियल गैस, ध्यान दो, फॉर रियल गैस या कोई दूसरी गैस, फॉर यहाँ पे नॉन आइडियल गैस, ध्यान दो, फॉर नॉन आइडियल गैस अगर क्या होता है z लेस देन 1 है तो वॉल्यूम भी लेस देन 22.4 हो जाएगा, और z ग्रेटर देन 1 है तो वॉल्यूम भी मोस्ट प्रोबेबली मे बी, ध्यान में रहा है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, दैट इज 22.4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड सिनारियो को अच्छे से डिस्कस नहीं किए तो भी हमें जो सिनारियो चाहिए वो अपना अच्छे से डिफाइन हो रहा है। इफ z इज लेस देन 1 तो वॉल्यूम इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू लेस देन 22.4, तो उस हिसाब से दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इज गोइंग टू बी लेस देन 22.4 लीटर्स। ध्यान में रहा है, ये लीटर्स में बात हो रही है। ठीक है, मैंने यूनिट डिफाइन नहीं किया है, मगर मैं स्टार्ट से मैंने खुद यूनिट नहीं बताया, मगर यूनिट आपको पता रहना चाहिए। इट इज़ 22.4 लीटर्स होता है। ठीक है, उस हिसाब से दैट इज बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। बी क्या होने वाला है, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको पता रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एन आइडियल गैस विल हैव मैक्सिमम डेंसिटी, एन आइडियल गैस विल हैव मैक्सिमम डेंसिटी। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या पता है, एन आइडियल गैस के बारे में पूछा गया है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, वेर एन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स, वेर एन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, दैट इज वेट टेकन टू द मोलर मास, इट इज अ रेशियो ऑफ weight taken to the molar mass। तो उस हिसाब से therefore that is PV is going to be, what is number of mole, that is weight taken to the molar mass m, weight taken W and molar mass m RT। नंबर है, रीअरेंज करते हैं, therefore P मैं क्या कर देता हूँ, m को इस तरफ भेज देता हूँ, m is going to be equal to W, V को इस तरफ भेज देता हूँ तो V RT। and what is the ratio of weight to the volume या mass to the volume, it is nothing but density, therefore Pm is going to be equal to dRT। हमें density के बारे में बात करनी है, therefore density is going to be equal to Pm upon RT या MP upon RT। बहुत सारे बुक्स में Pm MP एक ही है, मगर बहुत सारे बुक्स में MP upon RT ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज Pm upon RT एज यू कैन सी। अब यहाँ पे मोलर मास तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हो डेंसिटी इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, और इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। आपको डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आपको डेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए तो डेंसिटी किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में, प्रेशर के साथ है, तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। और डेंसिटी इन्वर्स रिलेशन किस में है, टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो प्रेशर अगर ज़्यादा हो, टेम्परेचर अगर कम हो तो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। प्रेशर अगर ज़्यादा है, टेम्परेचर अगर कम है तो ऑफकोर्स प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, मतलब पार्टिकल्स आपको पास पास में आएंगे, पार्टिकल्स पास पास में आएंगे तो डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर शाल बी हायर एंड टेम्परेचर शाल बी लोअर। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, कौन से ऑप्शन में प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में है, प्रेशर सबसे ज़्यादा बी में है, और टेम्परेचर सबसे कम किस में है, टेम्परेचर भी कम सबसे कम बी में है, तो ऑफकोर्स बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। चार ऑप्शंस अगर आप देखते हो, चार ऑप्शंस में बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर ज़्यादा है और टेम्परेचर रिलेटिवली बाकी ऑप्शन से कम है, तो ऑफकोर्स दैट इज बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। बी क्या होने वाला है, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देन 120 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिकुलर वेट 40 ग्राम पर मोल आर कंफाइंड टू अ वॉल्यूम ऑफ 20 लीटर एट 400 केल्विन using R equals to 0.0821 liter per atmosphere per Kelvin per mole, the pressure of the gases, the pressure of the gases। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा, मगर अपन समझ रहे हैं तो ऑफकोर्स अपन टाइम को थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, दैट इज वेट ऑफ दैन आइडियल गैस दिया गया है विच इज गोइंग टू बी 120 ग्राम। हमें मोलर मास दिया गया है विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। उसी के साथ कंफाइंड द वॉल्यूम दिया गया है विच इज गोइंग टू बी 20 लीटर। उसी के साथ टेम्परेचर दिया गया है विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 400 केल्विन। आर की वैल्यू अगर ना दिए होते तो भी फ्रॉम द यूनिट्स हम पता कर लेते, हमें पता है दैट इज 0.0821 ही यूज करना होता। तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर की वैल्यू 0.0821 क्या होगा, दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है। उसी के साथ उन्होंने क्लियर कट बोला इट इज एन आइडियल गैस।
उन्होंने क्लियर कट बोला है इट इज़ एन आइडियल गैस। तो उस हिसाब से ध्यान दो, दैट इज़ पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। हमें पता है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी वेयर एन इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ मोल, देयरफॉर पी वी इज गोइंग टू बी, एन मतलब क्या होता है, दैट इज वेट ऑफ सब्सटेंस टू द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे इस केस में वेट ऑफ द आइडियल गैस टू द मोलर मास ऑफ आइडियल गैस आर टी। P कैलकुलेट करना है, therefore P is going to be equal to WRT upon VM। इतना आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो। What is weight now, that is 120 इंटू R की वैल्यू क्या है, that is 0.0821 है, इंटू टेम्परेचर कितना है 400 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 20 है, इंटू मोलर मास कितना है, that is 40 है। मोलर मास कितना है 40 है, ध्यान मारा है। इट इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स, इट इज गोइंग टू बी 10 टाइम्स, ध्यान मारा है। इट इज गोइंग टू बी 1 टाइम्स, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6 टाइम्स, विच विल कम आउट विद दैट इज 60 इंटू 0.0821, विच इज गोइंग टू इक्वल टू 6 इंटू 0.821। वॉट आई हैव डन, 60 को मैंने 10 से डिवाइड कर लिया और 0.0821 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.821 इंटू 6 तो कोई भी कर सकता है, दैट इज 0.821 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 8 जा कितना होगा 48, 48 प्लस 1 इज 8 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 48, 48 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 49। पॉइंट 3 के बाद आएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 4.926 है ना। हमने क्या कैलकुलेट किया, प्रेशर कैलकुलेट किया है, तो यूनिट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों आया, क्योंकि आर की वैल्यू हमने लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में पुट की थी, इसलिए एटमॉस्फेयर। ठीक है, देयरफॉर प्रेशर शैल बी 4.926 है ना, 4.926 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए। तो ऑप्शंस देखो, 4.90 कम है, 4.92 पास में है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग 4.926 या 4.92 4.93। उस हिसाब से सी ऑप्शन 5.02 बस में ही नहीं है, 4.96 ज़्यादा है। तो विच वॉज गोइंग टू बी मोस्ट क्लोजेस्ट वन, दैट इज बी इज गोइंग टू बी सबसे ज़्यादा मोस्ट क्लोजेस्ट, ऐसे बोलेंगे विच इज़ द क्लोजेस्ट वन, दैट इज बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द क्लोजेस्ट वन। बी ऑप्शन क्या होने वाला है, क्लोजेस्ट होने वाला है, तो बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, वैसे वहाँ पे 4.93 वगैरह ऐसा आंसर रहना चाहिए था, या एटलीस्ट 4.926 रहना चाहिए था। वी हैव कैलकुलेट वेरी प्रिसाइजली, तो उस हिसाब से 4.93 तो भी होना चाहिए था, मगर 4.92 इज गोइंग टू बी बेस्ट आंसर। ध्यान में रहा है क्या होगा, बेस्ट आंसर या सबसे क्लोज वो होने वाला है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ H2 कंबाइंड इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले O2 का वज़न दिया गया है, कितना है 4 ग्राम है, ध्यान मारा है 4 ग्राम है। यहाँ पे ध्यान दो, O2 के बारे में बात हो रही है, कितना ग्राम है, दैट इज़ 4 ग्राम है, और O2 का मोलर मास कितना है 32 है, विच विल कम आउट टू बी 1/8 मोल है ना। मतलब O2 कितना लिया गया है, 1/8 मोल लिया गया है। कितना लिया गया है, 1/8 मोल लिया गया है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दैट इज़ 0.125। ठीक है, उसी के साथ H2 के बारे में बात हो रही है। H2 कितना लिया गया है, 2 ग्राम लिया गया है, 2 ग्राम, उसी के साथ 2 ग्राम लिया गया है। उसी के साथ मोलर मास ऑफ H2 कितना है 2 है, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1 मोल। H2 कितना लिया गया है 1 मोल। हमेशा मोल्स में बात करनी है, आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है तो मोल्स में बात कर रही है। तो H2 मतलब गैस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है तो मोल्स में बात करना है। ठीक है, तो H2 कितना है, दैट इज़ 2/2 मतलब 1 मोल हो जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू, ये भी मोल में है, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 1। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 1/1 या 1। तो यहाँ पे ध्यान दो, टोटल गैस कितना लिया गया है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9/8 मोल। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9/8 मोल, या इसको अगर आप 1.125 मोल लिखना चाहते हो तो भी सही होगा। ठीक है, 1.125 मोल या सिंपली 9/8 मोल। मैं 9/8 क्यों लिख रहा हूँ, उसका कारण है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, उसी के साथ हमें दिया गया है दैट इज़ वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना दिया गया है, विच इज़ गोइंग टू बी 1 लीटर। 1 लीटर के बारे में बात हो रही है, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ गोइंग टू बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगा, है ना। हमें आर की वैल्यू यूनिट से ही डिराइव करना है। ध्यान में रहा है, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मोल्स किस में लिया है, मोल में लिया है, मगर वॉल्यूम लीटर में लिया गया, तो उस हिसाब से आर की वैल्यू 0.0821 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको प्रेशर किस में मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दो, हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में मिलने वाला है और हमें कैलकुलेट करना है। हमें आइडियल गैस की टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर दिया गया विच इज़ गोइंग टू बी 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 273 केल्विन।
क्या होगा 273 केल्विन। अब यहाँ पे ध्यान दो, बिफोर वी गो इनटू कैलकुलेशन, यहाँ पे आप चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शंस दूर दूर है ना, कोई भी ऑप्शन ऐसे पास पास में नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे, दैट इज पी वी इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन आर टी, है ना। हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, देयरफॉर P इज गोइंग टू बी इक्वल टू nRT अपॉन V, वैल्यूज पुट कर देंगे। व्हाट इज N की वैल्यू, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9/8 इंटू R की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 273 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, मतलब उसको भूल जाओ, ध्यान मारा है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 9/8 जैसा है वैसा, 0.0821 को मैं सिंपली 0.08 ले लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर में कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना। 0.821 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 0.08 थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो एक सिंपल सा आपका अजम्पशन, जो भी आपका आंसर आएगा, आपका एक्चुअल आंसर आपके कैलकुलेटेड आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इंटू 273। अब आपको ध्यान में आ रहा है ये 8 और ये 0.08, तो अल्टीमेटली ये 8 बन जा एंड दिस विल बी 0.01 जा, है ना। अब 273 इंटू 9 तो आप कर ही सकते हो, दैट इज 273 इंटू 9, दैट इज 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2, ठीक है, 7 9 इज गोइंग टू बी 63, 63 प्लस 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 65 का 5 कैरी 6 एंड 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 24, है ना। तो इट विल कम आउट टू बी क्या हो जाएगा, दैट इज 2457 इंटू 0.01, 0.01 इज नथिंग बट 10⁻⁻², मतलब डिवाइड बाय 100, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 24.57 एंड यूनिट इज गोइंग टू बी एटमॉस्फेयर, है ना। तो आपका आंसर 24.57 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आपका एक्चुअल आंसर 24.57 से थोड़ा सा क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। तो ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में आप देख सकते हो 25.251 और 215 है, या 31 बहुत ज़्यादा हो गया, 45 बहुत ज़्यादा हो गया, 15 बहुत कम हो गया, तो उस हिसाब से ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो, हमने अप्रोक्सीमेशन क्यों किया, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस दूर थे, है ना, कोई भी ऐसे ऑप्शंस पास पास में नहीं थे, इसलिए अपन ने थोड़ा सा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर पाए, और ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं किया हमने, सिंपली 0.0821 को 0.08 कंसिडर किया और कुछ, ठीक है, उसको अपने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये ध्यान में आया होगा, सिंपल सा है, आइडियल गैस इक्वेशन पुट किया है। जब कभी भी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में बात हो, गैस का नंबर ऑफ मोल्स वगैरह दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको आइडियल गैस इक्वेशन पुट कर देना है, ठीक है। देन same mass of CH4 and H2 is taken in the container, the partial pressure caused by H2 is, ठीक है। अब तक हमने पार्शियल प्रेशर को नहीं डिस्कस किया है, मगर इसको अपन ने क्या थोड़ा सा मोटा मोटी पहले डिस्कस करते हैं, पार्शियल प्रेशर पे अपन नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर मतलब फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस में एक ही गैस पूरा का पूरा प्रेशर इम्पार्ट नहीं करेगी, है ना, हमेशा ऑफकोर्स फ्रैक्शन में प्रेशर इम्पार्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गैस 1 मोल है और दूसरी गैस 3 मोल है, तो अल्टीमेटली टोटल प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो 4 मोल की वजह से हो रहा है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, एक कोई भी मिक्सचर ऑफ गैस है, उसमें एक गैस 1 मोल है और दूसरी गैस 3 मोल है ना, तो ओवरऑल जो प्रेशर इम्पार्ट हो रहा है वो 4 मोल की वजह से हो रहा है ना। उसमें से एक गैस का जो हिस्सा होगा प्रेशर की तरफ कितना हिस्सा होगा, दैट इज़ 1/4 हिस्सा होगा, और दूसरे गैस का जो प्रेशर की तरफ हिस्सा होगा दैट इज गोइंग टू बी 3/4 होने वाला है, ठीक है, 3/4 होने वाला है। विद दैट लॉजिक यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम CH4 के बारे में बात करते हैं, CH4 का मोलर मास कितना है, ध्यान दो, CH4 का मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल, और उसी के साथ हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, इट इज गोइंग टू बी 2 ग्राम पर मोल, है ना। अगर आप 16 और 2 का, अगर आप क्या करते हो 16 और 2 के टेबल में देखते हो तो कौन सा फैक्टर कॉमन आता है, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कहते हैं, 16 इज गोइंग टू बी एलसीएम, है ना, 16 इज गोइंग टू बी एलसीएम। तो हम क्या लेंगे, 16 ग्राम ऑफ CH4 लेंगे और 16 ग्राम ऑफ H2 लेंगे, मतलब सेम मास ऑफ CH4 और H2 हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव टेकन CH4 एंड वी हैव टेकन H2। CH4 कितना लिया गया है, हमने CH4 लिया है 16 ग्राम, और उसी के साथ H2 कितना लिया गया है, H2 को लिया गया है, इसको रेशियो में नहीं दिखाता हूँ, CH4 कितना लिया गया है, CH4 16 ग्राम लिया गया है, और H2 कितना लिया गया है, H2 को भी 16 ग्राम लिया है। CH4 16 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, और H2 16 ग्राम मतलब क्या होगा, 8 मोल होगा,
है ना, दैट इज CH4 16 ग्राम मतलब 1 मोल होता है, और H2 16 ग्राम मतलब 8 मोल होता है। मतलब टोटल कंटेनर में कितनी मोल गैस है, कंटेनर में टोटल गैस कितनी है, 9 मोल है ना। इफ वी हैव टेकन 16 ग्राम ऑफ CH4 एंड 16 ग्राम ऑफ H2, then we have taken 1 mole of CH4 and 8 mole of H2, मतलब in that container it is going to contain 9 moles of a gas। उसमें H2 का हिस्सा कितना होगा, अब 9 मोल में से 8 मोल तो H2 ही है, 9 मोल में से 8 मोल तो H2 ही है। तो जो भी प्रेशर इम्पार्ट हो रहा होगा, जो भी टोटल प्रेशर इम्पार्ट हो रहा होगा, तो ज़्यादा हिस्सा किसका है, ऑफकोर्स H2 का है। ध्यान में रहा है 9 में से 8वां हिस्सा है ना, 9 में से 8 हिस्से टूवर्ड्स द प्रेशर किसके हैं, हाइड्रोजन की वजह से है। देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। ये मोटा मोटी बात होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के सही तरीके से फॉर्मूलेज वगैरह हैं, मगर ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता रहना चाहिए। 9 मोल ऑफ गैस है, उसमें से 8 मोल हाइड्रोजन गैस है, तो आपको ज़्यादा हिस्सा जो प्रेशर की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रेशर का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो किसके तरफ से आ रहा है, हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा है ना। देयरफॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी 8/9, है ना। 8 9 में से 8 जितना भी प्रेशर है उसमें से 9 प्रेशर अगर अप्लाई हो रहा होगा, तो उसमें से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आ रहा है, H2 की तरफ से आ रहा है। ये मोटा मोटी बात होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर, ये तो बहुत ही ये डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बुलाया गया, देयर आर 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ H2 O2 एंड H2 N2 O2 and H2 which are mixed together at 720 mm and 273 Kelvin. The mass of mixture in ग्राम इज। मुझे बताओ, प्रेशर कितना भी चेंज हो जाए, टेम्परेचर कितना भी चेंज हो जाए, मास में कभी फर्क नहीं पड़ता। ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फर्क पड़ेगा, ना मास में फर्क पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, दैट इज 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या, 0.1 मोल मॉलिक्यूल ना, इट इज नथिंग बट 0.1 मोल मॉलिक्यूल, है ना। इट इज़ 0। येलो में नहीं दिख रहा होगा, अपन दूसरा कलर यूज़ करते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे बात हो रही है 0.2 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के, मतलब वो 0.1 मोल के बारे में बात है ना। हमें पता है कि 1 मोल इज 6.02 × 10⁻23, तो 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स मतलब 0.1 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, N2 के बारे में बात करते हैं। N2 कितना लिया गया है, 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, मतलब 0.1 मोल मॉलिक्यूल। एक मोल N2 मतलब कितना, 28 ग्राम होता है, मतलब ये क्या, 2.8 ग्राम ऑफ N2 लिया गया। अगर O2 के बारे में बात हो रही है, O2 के कितने पार्टिकल्स लिए गया, 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स लिया गया, मतलब 0.1 मोल मॉलिक्यूल लिया। एक मोल O2 मतलब कितना होता है, 32 ग्राम होता है, मतलब 3.2 ग्राम ऑफ O2 लिया गया। और इसी के साथ H2 के बारे में बात हो रही है, H2 के भी 6.02 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, मतलब ही क्या, 0.1 मोल मॉलिक्यूल्स लिए गए H2 के। और H2 का 1 मोल का वजन कितना होता है, मोलर मास कितना, इट इज़ 2, मतलब ही क्या, दैट इज़ 0.2 ग्राम ऑफ H2 लिया गया, है ना। तो मतलब जो मिक्सचर ऑफ मास क्या होगा, इन तीनों का मास ऑफ जो मिक्सचर होने वाला है वो तीनों का एडिशन हो जाएगा। ये 2.8 + 0.2 इज गोइंग टू बी 3, 3 + 3.2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6.2 ग्राम। क्या हो जाएगा, देयरफॉर द मास ऑफ द मिक्सचर इज गोइंग टू बी 6.2 ग्राम। ऑप्शन की तरफ देखना है, 6.02 और 6.2 ये तो नहीं हो सकता, ये कंफ्यूज करने के लिए गया, ये भी नहीं हो सकता। इट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। 6.02 कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको क्वेश्चन में 0.6.02 दिख रहा है, सबकॉन्शियसली आपके मन में कौन सा है, दैट इज 6.02, ये आंकड़ा ऑलरेडी है। आपने कहीं ना कहीं 6.2 तक पहुंच भी गए तो भी आपके सबकॉन्शियसली 6.02 एग्जिस्ट करता है, तो आप कहीं ना कहीं 6.02 को टिक कर सकते हो। ऐसा नहीं करना है, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 6.2। ठीक है, तो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद और हार्डली 2 या 3 लेक्चर्स होंगे इस चैप्टर पे। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज भी खत्म हो जाएगा, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर लेंगे, एंड देन अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो देन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।